में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबर के साथ, जहां इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार जारी है। आज 11वां दिन है और इस जंग में अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है, जहां एक और इस जंग के कारण दोनों देशों को जान और माल का नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस जंग का असर दुनिया के कई देशों पर भी पड़ रहा है, फिर चाहे वो तेल के दामों को लेकर हो या फिर शेयर मार्केट। और इसी बीच परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले की धमकी देते हुए कहा है कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इजराइल लगातार ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। तो वहीं आज व्हाइट हाउस में इसको लेकर के एक हाई लेवल बैठक भी होनी है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल वर्सेस ईरान जारी है, जहां ट्रंप भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो जी हां, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातामी ने इस वक्त ट्रंप को चेतावनी दी और कहा है कि हर बार की तरह अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब इस बार भी दिया जाएगा। इस तरीके का ये बयान इस वक्त सामने आया। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इजरायली जेट्स का ईरान के सैन्य ढांचे पर हमला जो हुआ है अभी हाल ही में, उसको लेकर भी इस वक्त जवाब सामने है। ईरानी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करने का दावा इस वक्त किया गया है, जहां ईरान ने भी इजराइल के ड्रोन को मार गिराने की बात कही है। इजरायली सेना ने भी ड्रोन गिरने की पुष्टि साफ तौर पर कर दी है। तो ये हमला जो है वो इस वक्त जंग लगातार जारी है और इन सभी संघर्ष के बीच में अगर हम देखें तो अमेरिका इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है। किस तरीके से हमेशा एक्शन मोड में है अमेरिका, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल व्हाइट हाउस में आज हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप उसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक आज करते हुए नजर आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ईरान से जारी इस तनाव पर, अगली रणनीति पर सीधे तौर पर आज की इस अहम बैठक में मंथन होगा। देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति अमेरिका आगे आने वाले समय में बनाता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इजरायली ड्रोन ईरान की एयरफोर्स पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार 11वें दिन भी ताबड़तोड़ हमले इस वक्त दोनों देशों की तरफ से जारी हैं। आज 11वां दिन है और 11वें दिन भी लगातार ताबड़तोड़ हमले इस वक्त किए जा रहे हैं ईरान और इजराइल दोनों ही देशों की तरफ से, जहां ईरान के 6 एयरपोर्ट पर इजराइल की तरफ से भीषण ये ड्रोन हमला किया गया है। 15 लड़ाकू विमान, कई हेलीकॉप्टर और एक ईंधन विमान भी इसमें तबाह हो चुका है। इसके साथ ही रनवे, बंकर और अन्य जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सीधे तौर पर निशाना इस बीच इजराइल की तरफ से बनाया गया। आपको बता दें कि ईरान के F-14, F-5 और AH-1 कॉम्बैट जेट को काफ़ी नुकसान इन हमलों में पहुंचा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि ईरान की टेक ऑफ क्षमता पर बड़ा असर पड़ा है। ईरानी वायुसेना के ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी नंदिता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताज़ा अपडेट के लिए। नंदिता, सीधे तौर पर आज 11वां दिन और 11वें दिन भी ये हमले लगातार जारी है। अमेरिका की एंट्री हो ही चुकी है इसमें, लेकिन खास तौर पर हम देखें तो दोनों देशों को जान और माल का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही अमेरिका में व्हाइट हाउस में आज इस पूरे तनाव की जो स्थिति है उसको लेकर अहम बैठक भी होनी है और आगे की रणनीति पर मंथन होगा। नंदिता। जी शुक्रिया कृतिका। बात यह है कि ये जो 10 दिन से लड़ाई चल रही थी वो ईरान ने नहीं शुरू की थी, लेकिन इजराइल ने ये कहकर कि हमें इससे एक थ्रेट है परमाणु वेपन का, जो कि IAEA खुद कह चुकी है कि ईरान के पास कोई क्षमता नहीं है परमाणु बम की, उसके बावजूद ईरान पर जो 10 दिन से अटैक हो रहे हैं उसमें एक ऐसी वजह थी कि अमेरिका को इजराइल बहुत मिन्नत कर रहा था कि आप भी इस लड़ाई में शामिल होइए, क्योंकि नतान्ज और इस्फहान और बाकी जो सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उन पर तो इजराइल बमबारी और मिसाइल से हमला कर चुका था, लेकिन जो फोर्दो की न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, उस पर इजराइल हमला करने में इसलिए नाकाम था क्योंकि वो पहाड़ों के नीचे पड़ती है और करीब 80 से 90 मीटर की बिल्कुल दबी हुई है जमीन के अंदर। इसीलिए इजराइल के पास वो साधन नहीं थे कि उसको तबाह किया जा सके, और ये साधन सिर्फ अमेरिका के पास है, यानी कि वो GBU
57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो कि 30,000 पाउंड वजन का बॉम्ब है, जो कि ज़मीन के अंदर घुसकर और फिर फटता है। उसके अंदर एक डिले फ्यूज़ है, इसलिए उसकी ज़रूरत थी। और उसको डिलीवर करने वाला, उस पेलोड को डिलीवर करने वाला सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, जो कि सिर्फ अमेरिका के पास है। तो इसलिए इजराइल तो कोशिश कर ही रहा था, बेंजामिन नेतन्याहू कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका इसमें डायरेक्ट रूप से शामिल हो जाए। जैसे कि आप जानती ही हैं कि अमेरिका और इजराइल आज से नहीं बल्कि कई दशकों से उनका साझेदारी है, उनकी मिलिट्री पार्टनरशिप है, और दोनों एक दूसरे के एलाइज भी हैं। हर एक तरीके से मंच पे एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो अमेरिका की हरी झंडी या ग्रीन लाइट बोल लीजिए, उसके बाद ही इजराइल ने 10 दिन पहले ये अटैक ईरान पर, उसकी मिलिट्री सिविल साइंटिस्ट पर किया था। और अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है, कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसमें अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, जिसको डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं, पीट हेगसेथ, और उनके जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के हैं, जनरल डैन केन, उन्होंने ये बताया था कि सारे ऑपरेशन की जो डिटेल्स थी वो दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल तैयार है। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक वन ऑफ मिशन था, और अगर ईरान इसका बदला लेता है तो उस और भी टारगेट्स हैं। और जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी स्पीच में 2 दिन पहले कहा था कि हमारे लिए ये बहुत आसान होगा उसको निकालना। लेकिन ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ही अनप्रोवोक्ड और अंतर्राष्ट्रीय लॉ के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के हिसाब से बहुत ही क्रिमिनल एक्ट है, जो ईरान के लोगों पर, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर, उनकी मिलिट्री लीडरशिप पर और उनके पीसफुल, जिसको वो कहते हैं कि सिर्फ पावर जनरेशन के लिए उनका यूरेनियम और न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस पर हमले किए गए हैं। कृतिका, इसके साथ ही नंदिता, अगर हम यूएनएससी की बात करते हैं, यूएनएससी में हाल ही में बैठक हुई ईरान के इस पूरे मुद्दे को लेकर के, खासतौर पर जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है, जिसको लेकर अमेरिका पर हमलावर होता हुआ कहीं ना कहीं चीन और रूस इस वक्त नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर जो हमले किए अमेरिका ने, उसकी कड़ी निंदा की है, और साथ ही कहा कि कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार किसी भी चीज का हल निकालने के लिए बल का ही इस्तेमाल हो। देखिए कृतिका, मैं अपने शब्दों को मिन्स नहीं करूंगी। मैं साफ साफ आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन आज से नहीं, यूएनओ जो है वो कई दशकों से बहुत ही इनफेक्टिव हो गया है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रह गई है। जब आप जानती हैं कि 2003 में इराक पर ये झूठा बहाना करके कि वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की कोई परवाह नहीं की, यूएनओ की, और वो और ब्रिटेन ने इराक के ऊपर हमले किए अनप्रोवोक्ड और तबाह कर दिया उस देश को। अभी पिछले 20 साल से ज़्यादा से वहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस रहा है। लिबिया में उन्होंने यही किया, कोई यूएन का अप्रूवल नहीं लिया। तो यूएन की एक यही वो वजह रह गई है कि वहाँ कड़ी निंदा और दे अर्ज रिस्ट्रेंट और दोनों पार्टीज़ को पीसफुल डायलॉग के लिए करना, ये सारी उनकी बातें हैं। हालांकि मैं आपको ठोस जो ज़मीन पर बात है, जो आज आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी ये कहा कि ये पूरे मिडल ईस्ट को और उस पूरी रीजन को और ज़्यादा वायलेंस के स्पाइरल में डाल देगा। पहले ही आप जानती हैं इजराइल ने गाज़ा पर जंग छेड़ रखी है, वहाँ पे 50-60 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जो सिविल हमास के लोग नहीं हैं, सिविल लोग हैं, जहाँ भुखमरी में है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर लड़ाई छेड़ रखी है, और अब ईरान पर भी लड़ाई छेड़ दी है। आप रूस और चाइना की बात करें तो इसमें पूरा एक इन दोनों को फ़र्क पड़ता है। हालांकि आप जानती हैं कि ईरान, रूस और चाइना दोनों का ही एलाय है। ईरान की तो रशिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, जो इसी साल जनवरी में साइन की थी प्रेसिडेंट पुतिन और उनके प्राइम मिनिस्टर मसूद पेजेश्कियान ने। लेकिन इसमें सेल्फ डिफेंस का क्लॉज नहीं है, जैसे कि प्रेसिडेंट पुतिन ने 2 दिन पहले ही साफ किया था। लेकिन रशिया के लिए ये बहुत ही गहरा धक्का है, क्योंकि उनका मिडिल ईस्ट में जो एक पिवट था, उसके अंदर सीरिया बहुत ज़रूरी था, और उसके अंदर पिछले साल दिसंबर में प्रेसिडेंट बशर अल असाद का जो तख्ता पलट किया गया तहरीर अल शाम ने, उसके बाद उसकी कोई वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है। और अब ईरान जो उसका एलाई था, जो उसका साथी था, पार्टनर था इस रीजन में, उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा युद्ध के बादल क्या बिल्कुल अटैक हो रहा है, उस पर युद्ध किया जा रहा है।
दूसरा, आप जानती हैं कि चाइना जो है उसका 15% क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ईरान से आता है। और अगर ईरान ने अभी जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर अब्बास अरागची हैं, उन्होंने भी इस्तांबुल में कल कहा था कि अमेरिका इसको जो अभी इसके रैमिफिकेशंस होंगे, जो इसका रिटेलिएशन ईरान करेगा, उसके लिए सोनली अमेरिका जिम्मेदार होगा। अमेरिका के इस रीजन में, पूरे मिडिल ईस्ट में 40 से 50 हज़ार ट्रूप्स हैं, जो यूएई, कतर में इनका सबसे बड़ा बेस है जिसमें 10,000 ट्रूप्स हैं, और यहाँ पे इनके फाइटर बेसेस, लॉजिस्टिकल बेसेस मौजूद हैं। तो और कहा है कि अमेरिका को इसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ेंगे, उसके लिए वो तैयार रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि 23 जून 1985 की